शीतलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थपेड़े हर दिन और भी तेज होते जा रहे थे। इस गांव के लोग मेहनत से खेतीबाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेनी ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख चुके थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो कभी दिन भर चहल पहल से भरी रहती थी। बूढ़े बुजुर्ग और कामगार सुबह शाम वहां जुटते, हंसी मजाक करते और दुनिया जहान की बातें करते। मगर अब हालात ऐसे थे कि दुकान के आगे रखी बेंचें भी सूनी पड़ी थीं। चाय की दुकान के मालिक राम गोपाल, जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, हाथ में पंखा लिए बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी थीं, मगर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह गर्मी गांव की रूह तक को झुलसा देने पर आमादा हो। उसी गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी रीमा और एक 10 साल का बेटा कार्तिक के साथ रहता था। भोला बहुत ही ईमानदार और सीधा आदमी था। आप तो जानते ही हो कि गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत और दीवारें जगह जगह से गर्मी से फटी हुई हैं। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। तुम सही कहती हो रीमा, पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवारों की मरम्मत जरूर करवानी होगी। रीमा, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवारों की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर भोला अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवारें जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी के घर से पंखा ले लिया था, लेकिन उसने इस बार पंखा देने से मना कर दिया। अगर इस बार छत और दीवारों की मरम्मत नहीं करवाई तो गर्मी से मेरा पूरा परिवार बीमार हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह में काट लेना। भोला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम ये भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में चल रही है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसीलिए मुझे ये दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कहीं और काम तलाश कर लो। मालिक, ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। भोला, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? भोला, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा भोला मायूस होकर अपने घर चला जाता है। रीमा मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने दुकान बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया। अब मुझे भी कोई और काम तलाश करना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा? पहले तो छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी? रीमा, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर जरूर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम इस छत और दीवारों की मरम्मत भी करवा देंगे। अगले ही दिन भोला काम की तलाश में निकल जाता है। तभी भोला एक गोदाम पर जाता है और मालिक से कहता है, सेठ जी, मैं काम की तलाश में हूँ, क्या आपके गोदाम पर कोई काम मिल सकता है? बेटा, हमारे गोदाम पर काम करने के लिए हमें मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता। मेहनत से तो हर इंसान काम करता है,
यहाँ गर्मी के मौसम में गाड़ी से राशन के बोरे उतार कर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। ये काम बहुत मेहनत का है, खासकर इस गर्मी में। ठीक है सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि कब से आना है। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह नहीं खाली है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ करो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर भोला उदास हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भोला कहीं जगह जाता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता है। भोला को काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन भोला को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वह सोचता है, आज पूरा दिन निकल गया, लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं रीमा से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत और दीवारों की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है। नौकरी भी चली गई। ये ईश्वर मेरी मदद कर। बेचारी रीमा मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। भोला थक हार कर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी भोला ने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज अखबार में खबर आई है कि लगातार 3 महीने तक गर्मी और लू चलेगी। अगर 3 महीने लगातार लू चलेगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? गर्मी की वजह से सारी फसलें सूख जाएंगी और गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं, जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी तेज गर्मी पड़ी थी। अरे मेरी दुकान लगभग 1 महीने तक बंद पड़ी रही, इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। भोला को इन दोनों आदमियों की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वह वहाँ से चला आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से कार्तिक की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे लू लग गई है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन रीमा, मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। कुछ ही देर में कार्तिक का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। भोला, अगर कार्तिक को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जानता हूँ रीमा, लेकिन मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। ऐसे में कार्तिक के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करता हूँ, श्याम के घर जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। भोला श्याम के घर की ओर चल देता है और जैसे ही श्याम घर से बाहर आता है तो भोला श्याम से कहता है, श्याम भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। अगर उसे जल्दी से सही इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भोला भाई, मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब एसी लगवाने में खर्च हो गए हैं, इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भोला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ। श्याम भाई, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम सच में मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मेरा बेटा तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? भोला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है। श्याम की पत्नी श्याम से कहती है, अरे कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त भोला था। उसका बेटा कार्तिक बहुत ज्यादा बीमार है, उसे लू लग गई है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन भोला तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उसे पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भगवान,
मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो हर किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, तो मैं उतना ही रिश्ता निभाता हूं जितना मुझे खुद फायदा होता है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, कोई न कोई उसकी मदद कर ही देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे यह सब फालतू की बातें हैं, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी यह कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे मेरे पैसे किसी को दूं या ना दूं मेरी मर्जी। भोला